दोस्तों, आप सभी का अध्ययन आईएएस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अध्ययन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लेकर आया है एक परीक्षाशाला एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप सभी घर बैठे सभी प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। तो आज ही प्ले स्टोर से इस परीक्षाशाला ऐप को डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दें। दोस्तों, रोज की तरह हम आप सभी के समक्ष अध्ययन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के तहत करंट अफेयर लेकर के प्रस्तुत हैं। आज के करंट अफेयर्स मुख्यतः इस प्रकार हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन के विषम प्रभाव। स्वीकार ने उत्सर्जन में असमानता, दुनिया भर में ऊर्जा और संसाधन खपत का आकलन करने के लिए एक ऑनलाइन डैशबोर्ड क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर शुरू किया है। इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन के विषम प्रभाव स्वीकारने, उत्सर्जन में असमानता, दुनिया भर में ऊर्जा और संसाधन खपत और उनके देशों की वर्तमान जलवायु नीतियों का आकलन करने के लिए एक ऑनलाइन डैशबोर्ड प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट, वेबसाइट की संकल्पना और इसका विकास भारत के स्वतंत्र शोधकर्ताओं एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, चेन्नई में जलवायु परिवर्तन समूह और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, बेंगलुरु में प्राकृतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग में शोधकर्ताओं ने किया है। इस टीम का नेतृत्व जलवायु परिवर्तन और एनआईएएस टीम में सीनियर फेलो प्रोफेसर टी जयरामन और एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर तेजल कानिटर ने किया है। आइए नेक्स्ट करंट अफेयर के कुछ उद्देश्य। क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर का क्या उद्देश्य है? क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर का उद्देश्य पर्यावरण संबंधी खतरों से रक्षा करने के साथ सभी के लिए पर्यावरण के लाभों तथा साझा सरोकारों, लेकिन विभिन्न देशों की अलग अलग क्षमताओं और जिम्मेदारियों के आधार पर यूएनएफसीसी विकसित देशों के अंतर्गत परिशिष्ट एक पक्षों के कामकाज की निगरानी करना है। तुलना के लिए गैर परिशिष्ट एक पक्षों के कामकाज और नीतियों को भी तैयार किया जाएगा। संचयी उत्सर्जन और कार्बन बजट के महत्व को रेखांकित करने वाले इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के नवीनतम वैज्ञानिक परिणामों को ध्यान में रखते हुए विश्लेषण इन दो अवधारणाओं को सहारा देगा। नेक्स्ट बिंदु, वैश्विक कार्बन बजट का समान बंटवारा मौलिक इक्विटी का सिद्धांत है, जो उन आकलनों को मजबूती प्रदान करेगा जो उत्तरोत्तर वेबसाइट पर दिखाई देंगे। जलवायु नीतियों पर मौजूदा ट्रैकिंग वेबसाइटें वैश्विक उत्तर में आधारित हैं और नियमित रूप से इक्विटी और भेदभाव के महत्वपूर्ण पहलुओं का समाधान करती हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार अन्य वेबसाइटें प्रमुख मुद्दों को उन जटिलताओं में दबा देती हैं जिनसे पारदर्शी तरीके से निपटा नहीं जा सकता। इन डैशबोर्ड को तैयार करने वालों ने विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण की जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए यह पहल की है कि जलवायु परिवर्तन की समस्या
सामूहिक रूप से कार्य करने की दिशा में एक समस्या है। वेबसाइट का उद्देश्य कई विकसित देशों और वैश्विक गैर सरकारी संगठनों द्वारा किए गए वर्णन को खारिज करता है, जो लगातार विकासशील देशों को क्या करना चाहिए इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लगातार उनसे अधिक प्रतिबद्धता और कार्रवाई की मांग करते हैं। नेक्स्ट बिंदु, नेक्स्ट पॉइंट, वेबसाइट अतिरिक्त नई सामग्री के साथ निरंतर उन्नयन की प्रक्रिया से गुजरेगी, जिसमें जलवायु वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और अनुकूलन जैसे नए क्षेत्रों को शामिल करना शामिल है। नेक्स्ट, करंट अफेयर, प्रधानमंत्री की वेटिकन सिटी यात्रा। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही आप सभी को अध्ययन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के तहत डेली करंट अफेयर्स मिलते रहेंगे और प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन परीक्षाशाला को अवश्य डाउनलोड करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आइए, प्रधानमंत्री की वेटिकन सिटी यात्रा के कुछ मुख्य बिंदु क्या हैं। 2 दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री और कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप के बीच यह पहली मुलाकात थी। पिछली बार जून 2000 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वेटिकन का दौरा किया था और तत्कालीन पोप जॉन पॉल द्वितीय से मुलाकात की थी। भारत और रोम के बिशप ऑफिस के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध 1948 में राजनयिक संबंधों की स्थापना के समय से हैं। भारत एशिया में दूसरी सबसे बड़ी कैथोलिक आबादी का घर है। नेक्स्ट, करंट अफेयर, दैनिक समसामयिकी में दूसरा समसामयिक तथ्य, नेशनल यूनिटी डे 2021, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है, इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। आइए जानते हैं क्या इसके मुख्य बिंदु हैं। नेशनल यूनिटी डे 2021, राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। प्रत्येक साल इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती है। इस मौके पर गुजरात के केवड़िया पहुंच के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। शाह ने राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राष्ट्र को एकजुट करने में अहम योगदान। जैसा कि आप सभी को अन्य स्रोतों से यह पता चलता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का भारत की सभी रियासतों को एकत्रित करके एक अखंड भारत के निर्माण में विशेष और महत्वपूर्ण योगदान है। तो उसी के क्रम में दरअसल सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 560 रियासतों को भारत संघ में एकीकृत करने में अहम भूमिका निभाई थी। राष्ट्र को एकजुट करने के लिए सरदार पटेल के किए प्रयासों को स्वीकार करने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको अवश्य जानने चाहिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का आवरण और उसके तथ्य, और इन्हीं कुछ बिंदुओं से आगामी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बिंदु क्या हैं, इनको बहुत ध्यान से सुने और नोट करें। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण साल 2018 में किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये।
सरदार पटेल की यह प्रतिमा 182 मीटर ऊंची है और यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। नेक्स्ट पॉइंट, दिवंगत स्वतंत्रता सेनानी वल्लभ भाई पटेल को दर्शाने वाली मूर्ति को प्रमुख भारतीय मूर्तिकार रामवीर सुतार द्वारा डिजाइन किया गया है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण बिंदु, गुजरात के केवड़िया जिले में सरदार सरोवर बांध के सामने नर्मदा नदी पर स्टैचू ऑफ यूनिटी को स्थापित किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आइए कुछ बिंदु जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। बहुत ही महत्वपूर्ण, कभी कभी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस प्रश्न को पूछा जाता है कि हमारे पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, या अभी तक भारत में कितने उप प्रधानमंत्री हुए। तो हमारे जो पहले उप प्रधानमंत्री थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और अंतिम उप प्रधानमंत्री जो बने वो श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 500 से अधिक रियासतों को स्वतंत्र भारतीय संघ में शामिल करने के लिए राजी करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। पटेल को लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता था, क्योंकि वे कई बाधाओं के बावजूद सभी रियासतों को नए स्वतंत्र भारत में सफलतापूर्वक एकीकृत करने में सफल रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय गणराज्य के संस्थापकों में से एक माना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन और खादी आंदोलन का भी समर्थन किया था, और केवल खादी के कपड़े पहनने का विकल्प चुना था। नेक्स्ट पॉइंट, उन्हें 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 49वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। दोस्तों इस पॉइंट को अवश्य नोट कर लें कि 49वें राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो आपका उत्तर है 1934 में सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को बढ़ावा देने में भी प्रमुख भूमिका निभाई थी। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग इंटरनेशनल events. Contemporary issue related to international events. WHO के प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयेसस का कार्यकाल अगले 5 साल तक बढ़ा दिया गया है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह कहा है कि उसके महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस अगले 5 साल के कार्यकाल के लिए निर्विरोध चुने गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शुक्रवार 29 अक्टूबर 2021 को यह घोषणा की है कि कोविड-19 महामारी के दौरान सबसे प्रमुख शख्सियतों में से एक टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस विश्व स्वास्थ्य संगठन का नेतृत्व करने वाले एकमात्र उम्मीदवार हैं। अपने आवेदन पत्र में इथियोपिया के इस पूर्व स्वास्थ्य और विदेश मंत्री ने यह कहा है कि कोविड-19 ने दुनिया को तबाह कर दिया, और अपने इस दूसरे कार्यकाल में वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस तरह के एक और संकट से निपटने के लिए हमारी पृथ्वी वास्तव में तैयार रहे। वर्ष 2017 में WHO नेतृत्व के लिए चुने गए टेड्रोस एडनॉम
ग्रेवेसस का 5 साल का जनादेश आगामी अगस्त माह में समाप्त होने वाला है। टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस के निर्विरोध नामांकन के बारे में कुछ बिंदु इस प्रकार हैं। ये बिंदु क्या हैं, जानें। नंबर 1, WHO ने अपने एक बयान में यह कहा है कि 23 सितंबर 2021 की समय सीमा तक सदस्य राज्यों द्वारा केवल एक ही उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव दिया गया था, डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस। नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने यह भी कहा कि टेड्रोस को 28 देशों द्वारा नामित किया गया था। पॉइंट नंबर 3, 17 यूरोपियन संघ के सदस्यों ने टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस के दूसरे कार्यकाल के लिए ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन और स्वीडन सहित अपना समर्थन दिया है। आइए आज का अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर, छत्तीसगढ़ ने घोषित किया एक नया टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व जो है आपका ये इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक न्यूज़ है जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आपसे एक बार फिर अनुरोध करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपको आपके उपयोग से संबंधित सभी करंट अफेयर्स, नोट्स और PDF प्राप्त हो सके। आप हमारी वेबसाइट अध्ययन-IAS.com को भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सभी कोर्सों से संबंधित विशेष जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो आइए देखते हैं अपना नया करंट अफेयर। छत्तीसगढ़ ने घोषित किया एक नया टाइगर रिजर्व। इस टाइगर रिजर्व से संबंधित मुख्य बिंदु क्या हैं, आइए जानते हैं। नंबर 1, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को एक नया टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। यह छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो आपका चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया है छत्तीसगढ़ ने, वह किसका भाग है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य। पॉइंट नंबर 2, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने 5 अक्टूबर 2021 को छत्तीसगढ़ सरकार के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को एक नए टाइगर रिजर्व के तौर पर घोषित करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। छत्तीसगढ़ में बना नया टाइगर रिजर्व झारखंड और मध्य प्रदेश की सीमा से लगे राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। भौगोलिक दृष्टिकोण के बिंदु से यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे अवश्य नोट कर लें और ध्यान से सुने। अचानक मार, उदंती, सीतानंदी और इंद्रावती रिजर्व के बाद छत्तीसगढ़ में चौथा टाइगर रिजर्व भी होगा। तो हमने यहाँ पर आपको बताया कि छत्तीसगढ़ में कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो अचानक मार, उदंती, सीतानंदी और इंद्रावती रिजर्व के बाद छत्तीसगढ़ में चौथा टाइगर पार्क होगा। छत्तीसगढ़ सरकार के प्रस्ताव पर NTCA की 11वीं तकनीकी समिति ने 1 सितंबर को विचार किया था। एक महीने बाद वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38
5 के तहत इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। वर्ष 2011 में छत्तीसगढ़ में तमोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य की पहचान सरगुजा जसपुर हाथी रिजर्व के एक हिस्से के रूप में मानी गई थी। राज्य में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान पहले अविभाजित मध्य प्रदेश में संजय राष्ट्रीय उद्यान का एक हिस्सा था। इन दोनों क्षेत्रों को आरक्षित वनों के रूप में पहचाना गया था और 2011 से ही ये दोनों क्षेत्र टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित होने के लिए कतार में थे। हालांकि इस नवीनतम अनुमोदन के साथ गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, छत्तीसगढ़ में नए टाइगर रिजर्व के आकार और क्षेत्रफल के बारे में जानकारी क्या है। छत्तीसगढ़ में नए टाइगर रिजर्व के ये दोनों क्षेत्र गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य क्रमशः 1,44,000 हेक्टेयर और 60,850 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए हैं। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कोरिया जिले में स्थित है, जबकि तमोर पिंगला छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिमी कोने में सूरजपुर जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ में हुआ नए टाइगर रिजर्व का निर्माण। वर्ष 2011 में छत्तीसगढ़ में तमोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य की पहचान सरगुजा जसपुर हाथी रिजर्व के एक हिस्से के रूप में की गई थी। राज्य में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान पहले अविभाजित मध्य प्रदेश में संजय राष्ट्रीय उद्यान का एक हिस्सा था। इन दोनों क्षेत्रों को आरक्षित वनों के रूप में पहचाना गया था और वर्ष 2011 से ही ये दोनों क्षेत्र टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित होने के लिए कतार में थे। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य की पृष्ठभूमि ये कैसे बने। छत्तीसगढ़ में बने इस नए टाइगर रिजर्व का महत्व। छत्तीसगढ़ में वन्य जीव विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं का मानना है कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व में बदलना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मध्य प्रदेश और झारखंड को जोड़ता है और बाघों को पालूम और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बीच आने जाने के लिए एक गलियारा भी प्रदान करता है। दूसरी ओर भोरम देव छत्तीसगढ़ में इंद्रावती टाइगर रिजर्व को मध्य प्रदेश में कान्हा टाइगर रिजर्व से जोड़ता है। विशेषज्ञों के अनुसार गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर रिजर्व बनाने के इस निर्माण से भोरम देव को टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने के प्रयासों पर भी असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों, हमारे इस करंट अफेयर के सेगमेंट को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल अध्ययन IAS एकेडमी को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आप हमारी वेबसाइट अध्ययन-ias.com को विज़िट कर सकते हैं और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और आप YouTube पर हमारे नवनिर्मित परीक्षा शाला ऐप को डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दें। बहुत बहुत धन्यवाद।